नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पटेल नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और योगा का मास्टर भी हूँ। अपनी योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल चलती है और हम आरोग्य जीवन यात्रा हर रोज़ हमारा एक वीडियो आरोग्य जीवन यात्रा में आता है, तो आप सब लोग उसको देख रहे हो। जो लोग नए बंदे हैं जिनको नेचुरल डाइट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, वो लोग मेरे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई जो योगाहार की 12 वीडियो है उसका पूरा प्ले लिस्ट है, वो एक बार कृपया देख ले। पूरे 12 वीडियो समय निकाल के देख लेने के बाद आपके मन में ज़्यादातर जो शंकाएं हैं, शरीर को नेचुरल के कुदरत के नियम के हिसाब से कैसे अच्छा रखा जाए, वो सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। फिर आपको कोई क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रहेगा नहीं। फिर भी जिन लोगों को क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न होते हैं, एनडीएस करने के बावजूद कोई प्रश्न है, तो उसके लिए हमारा ये नंबर जो दिख रहा है वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। रूबरू बात करनी हो तो टाइम लेके आप बात कर सकते हो। हमारा अहमदाबाद में, गुजरात में सेंटर है। वहाँ शाहीबाग इलाके में हर रोज़ 4 से 6 का 2 घंटे का लेक्चर होता है जो फ्री होता है, उसका कोई चार्ज होता नहीं है। वहाँ हमारा जो एनडीएस सिस्टम है उसको हम शॉर्ट में समझाते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जो पेशेंट है उनको इंडिविजुअली क्या कौन सी बातें का ध्यान रखने हैं वो भी हम बातें करते हैं। तो ये सारी सिस्टम मानद सेवा में चलती है, वहाँ कोई चार्ज लिया जाता नहीं है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे आरोग्य जीवन यात्रा में। तो आज जो प्रश्न है वो प्रश्न शुरू से ही लेते हैं। एक भाई ने लिखा है, गुजराती में है सवाल, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसको गुजराती में से हिंदी में बोलूँगा और जवाब भी हिंदी में दूंगा। આપના એક સાધક 3 મહિનાથી આપની ભોજન પ્રથા કરે છે, બીપી નોર્મલ થઈ ગયું છે, ડાયાબિટીસ ભૂખ્યા પેટે 185 આવ્યું અને જમ્યા પછી 145 આવ્યું। 1.5 મહિનાથી રાત્રે એક વખત રાંધેલું જમે છે, પહેલાં 1.5 મહિનો કાચું જ ખાધું હતું, तो भूख्या पेटेनो डायबिटीज વધારે કહેવાય? हिंदी में बोलता हूँ। अपना एक साधक है जो 3 महीने से ये डाइट सिस्टम कर रहा है, उनका बीपी नॉर्मल हो चुका है सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद। उनका जो डायबिटीज़ था वो जब खाली पेट उन्होंने चेक किया तो 185 आया था, और जब उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद उन्होंने चेक किया तो 145 आया, यानी कि कम होके आया। 1.5 महीने से वो रात का एक टाइम पकाया खा रहा है, और शुरू के जो 1.5 महीना था, तो टोटल 3 महीनों में उन्होंने शुरू का 1.5 महीना था वो टोटली कच्चे पे रहे, दोपहर का भी कच्चा खाया, रात का भी कच्चा खाया। अभी 1.5 महीने से वो एक टाइम कच्चा खाते हैं, एक टाइम पकाया खाते हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि अभी वो डायबिटीज़ 145 आया है, जब खाली पेट था तो ज़्यादा आया था और खाना खाने के बाद उनका कम आया, तो ये ज़्यादा तो नहीं है न, और सही है या गलत है उसके बारे में उन्होंने राय मांगी है। तो यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि जब रॉ फूड खाते हैं तो जो डायबिटीज़ खाने से पहले था वो 185 था और खाने के बाद उसका 145 आया, मतलब घट के आया, कम हुआ। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पहले तो ये समझना है आपको। और उनका बीपी तो नॉर्मल हो गया है, 3 महीने से प्रयोग कर रहे, 1.5 महीना टोटली रॉ फूड पे रहे और 1.5 महीना वो 1 टाइम फूड कच्चा और 1 टाइम पकाया फूड।
तो यहाँ क्या हालत हुई कि आपने जब कच्चा खाया उससे पहले आपका जो डायबिटीज था 185, वो रात का आपने जो पकाया खाया था उसका डायबिटीज आपका बढ़ा। तो आपने जब मेजर किया खाने से पहले तो 185 आया। अब आपने कच्चे फल खाए, कच्चे फ्रूट खाए और फिर बाद में आपने चेक किया तो 145 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो कच्चा फल खाए वो खट्टे मीठे फल जो डायबिटीज को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। फ्रुक्टोज होता है, वो शुगर नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। तो जब हम खट्टे फल खाते हैं, खट्टे मीठे, तो हमारा शुगर लेवल डाउन बनता है, बढ़ता नहीं है। फिर भी लोगों को फल खाने से मना किया जाता है कि भी आपको फल नहीं खाने हैं, मीठे फल। तो यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम में यही तो मजे की बात है कि जब आप फल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, कच्चा रॉ फूड खाते हो, तो आपका डायबिटीज बढ़ने की जगह जो है उससे कम होता है। तो इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सही है। रात का एक टाइम जब पकाया खाते हैं, इसमें आप ज्यादा रोटी खाते हो, चावल खाते हो, खिचड़ी खाते हो, तो आपका डायबिटीज बढ़ता है थोड़ा। लेकिन आप रात का भोजन में अनाज कम खाओगे और सब्जी ज्यादा खाओगे तो इतना बढ़ेगा नहीं। जो लोग वन टाइम कच्चा खाते हैं और एक ही टाइम पकाया खाते हैं, उनका 150 डायबिटीज रहे तब तक उसको कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से, और उसको कोई इसका साइड इफेक्ट भी आएगा नहीं। तो चिंता मत करो, ये आपका जो है वो सही है, क्योंकि आपने रात का पकाया खाया था, वो डायबिटीज आपका बढ़ा था, और आपने कच्चा खाया तो सामने वो डाउन हुआ। तो ठीक है, इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आपका बीपी नॉर्मल हो गया है, अभी आपका डायबिटीज जो पेंक्रियाज है वो सही तरह काम नहीं कर रहा है। ये तो हमारा जो खाने का क्वालिटी बदला, इसीलिए आपका डाउन आ रहा है डायबिटीज। डायबिटीज की बीमारी मिटी नहीं है, तो उसको मिटाने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो आप मोटे हो, ओबेसिटी से पीड़ित हो, तो पहले वजन कम करो। वजन कम करने से क्या होगा? शरीर की चर्बी तो निकलेगी, लेकिन हमारे पेंक्रियाज में चर्बी पड़ी है वो भी निकल जाएगी। और कई बार क्या होता है, पेंक्रियाज में जमा हुआ कचरा निकल जाने से पेंक्रियाज दोबारा काम करना शुरू कर सकता है। कई लोगों का ऐसा भी होता है और उनका डायबिटीज गायब हो जाता है। और एक बार पेंक्रियाज साफ हो जाता है, कचरा निकल जाता है, वो रीएक्टिवेट हो जाता है, तो फिर उसको वो जब पकाया खाता है तो भी डायबिटीज उसको नहीं आता। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कब हो सकता है? आपका पेंक्रियाज एक बार साफ हो जाए। तो जो लोग मोटे हैं, वजनदार है, उन लोगों को पहले वजन कम करना चाहिए, पेंक्रियाज को सफाई कर लेनी चाहिए, खट्टे फल ज़्यादा खाता रहना चाहिए, और खट्टे फल खाने से सफाई हो जाती है। फिर ज़्यादातर लोगों का पेंक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। काफ़ी कम करना पड़ता है वजन, 60 किलो के आसपास से, 60 से भी कम कर लेना। 55 किलो आप वजन कम कर लो तो आपका पेंक्रियाज साफ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, पेंक्रियाज साफ हो जाने के बाद कई लोगों को एक्टिवेट नहीं होता है, तो उनके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भाई आपका कचरा निकाल दिया पेंक्रियाज का, लेकिन जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल है पेंक्रियाज के अंदर, वो आपके वो रीजनरेट नहीं हुए हैं, वो रिपेयरिंग मांग रहे हैं, मेंटेनेंस मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिसका वजन कम हो गया है, सफाई हो चुकी है, फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं आ रहा है या वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उनको मेंटेनेंस का खुराक देना पड़ेगा, और खुराक के साथ कारीगर भी देने पड़ेंगे। तो हरी पत्ती जो है
वो दोनों चीज देती है। शरीर में मेंटेनेंस का खुराक मतलब न्यूट्रिशन देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, और साथ में हरी पत्ती का जो हरा रंग है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वही हमारा हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है, और नेचुरल हीमोग्लोबिन वो मेंटेनेंस का काम पूरा कर सकता है। तो जिन लोगों का पैंक्रियाज एक्टिवेट नहीं हुआ है उन लोगों को मैं बोलूँगा कि हरी पत्ती में रचका, सरगवा और गेहूं का जवार, ये 3 पत्तियां ऐसी है जो सबसे ज़्यादा लेनी है। कम से कम पानी डालो और इसका 100 से 200 ml हर रोज़ प्योर जूस निकालो। जूसर में निकले तो जूसर में निकालो, और 200 ml जूस आप पीना चालू करोगे तो आपका पैंक्रियाज का रिपेयरिंग काम अच्छी तरह हो जाएगा। हाँ, अपने आप हो जाएगा। तो जो लोग 50-60 से कम उम्र वाले हैं उनका जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जो लोग 60 से ज़्यादा उम्र वाले हैं उनका ज़रा टाइम ज़्यादा जाएगा। 50 से कम वाले का 1-2 महीने में काम हो सकता है, और जो बड़े लोग हैं उनका 2 से 6 महीना लग जाता है, किसी का 8 महीना लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे एक्टिवेट हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। और रही बात डायबिटीज़ का लेवल, तो आपका शुगर लेवल, आप तीनों टाइम पकाया खाते थे तब आपका शुगर जो रहता था और जो गोली खाने की ज़रूरत पड़ती थी, इसकी जगह आपने अब 3 टाइम में से एक ही टाइम पकाया खाना चालू किया, 2 टाइम छोड़ दिया, तो 2 टाइम की गोली अपने आप बंद हो जाएगी। एक टाइम ही पकाया खाओगे तो उतनी ही गोली रहेगी। सामने आप एक टाइम कच्चा खा रहे हो तो कच्चा खुराक जो है वो एक टाइम वाला जो खुराक बढ़ा रहा है डायबिटीज़ पकाया खुराक का, उसको सामने वो कच्चा वाला कंट्रोल करके कम कर रहा है, तो वो बैलेंस कर रहा है, तो फिर गोली की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, देखो ये लॉजिक समझना है आपको कि पहले आप 3 बार खाते थे पकाया, तो आपको जो गोली लेने की ज़रूरत पड़ती थी इसकी जगह आपने अब पकाया एक ही टाइम खाना रखा है, 2 टाइम वाला बंद कर दिया है। अब 2 टाइम की गोली तो आपकी बच ही गई। अब आपको एक ही टाइम पकाया खा रहे उसकी गोली ही जो डायबिटीज़ बढ़ती है शुगर, उसके लिए ही बाकी रही टेंशन। अच्छा, अब आप एक टाइम पकाया खा रहे हो लेकिन जो 2 टाइम बंद किया था उसमें एक टाइम कच्चा खा रहे हो। अच्छा, कच्चा फल खाते हैं, खट्टे मीठे फल खाते हैं, वो तो फ्रुक्टोज है, वो हमारे जो पकाए खुराक का जो डायबिटीज़ बढ़ाता है इसको वो कम करता है। तो ये जो खट्टे फल आप खा रहे हो, खट्टे मीठे फल खा रहे हो, वो एक टाइप का इंसुलिन का काम कर रहा है, दवाई की काम कर रहा है। तो वो जो एक टाइम पकाया खा रहे हैं उसका शुगर ये कम कर रहे हैं, तो फिर आपको तो दवाई छूट गई, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं रहती है। बस यही तो बड़ी बात है। डायबिटीज वाले का पैंक्रियाज चालू हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी उसकी गोली बंद हो सकती है। गोली से बाहर आ जाओगे, अब जरूरत ही नहीं है तो गोली क्यों खाए। हाँ, पैंक्रियाज धीरे धीरे एक्टिव होता रहेगा। फिर भी ये लोगों के समझ में नहीं आती है बातें। आप प्रयोग करो, हाँ, चेक करो। हम गोली एकदम बंद करने के लिए कभी किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लोग दोनों टाइम कच्चा खाते हैं उसका 200 डायबिटीज रहे तब तक उसको कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो 200 डायबिटीज भले आया है कच्चा खाने से, फल खाने से, मीठे फल, लेकिन वो प्योर पेट्रोल है। और आपका शरीर पेट्रोल प्योर जब लेता है तो आपका शरीर ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, फिर भी आपका शरीर उसको यूटिलाइज करता रहता है। और जो आप पका के जो शुगर खा रहे हो, जैसे गेहूं की रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो जो आलू का सब्जी खा रहे हो, तो ये सारा पकाया हुआ कार्बोहाइड्रेट से, वो तो केरोसिन जैसा है। वो उसको आपको कंज्यूम करना है तो आपके शरीर के पास क्या कराना पड़ेगा, मजदूरी करानी पड़ेगी, तभी वो इस्तेमाल कर पाएगा। इसके अलावा आपका शरीर इस्तेमाल करेगा ही नहीं, इसीलिए आपके ब्लड शुगर में बढ़ता है। आप कच्चे और खट्टा और मीठे फल खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, तो प्योर पेट्रोल है। आप मजदूरी नहीं करो तो भी आपका शरीर उसको यूटिलाइज करता रहता है। खून में ज्यादा शुगर बढ़ती नहीं है, और मान लो थोड़ी बढ़ी भी हुई है तो वो नुकसान नहीं करती है। ये बड़ा फायदा है। तो ये भाई साहब को ये उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सही है।
150 से 200 के बीच में रहता है तो चिंता करने की जरूरत। दूसरा एक प्रश्न है, उसमें उन्होंने लिखा है, मुझे सर्दी जुकाम रहता है, पूरे शरीर में खूब खंजवार आती है, खुजली आती है, नींबू रस पीने से बंद हो जाती है, फिर दोबारा चालू हो जाती है, तो उसके लिए उपाय बताइए। तो यहाँ ये भाई साहब का जो प्रॉब्लम है, उनको कफ प्रकृति है सालों से, तो शरीर में उनको खुजली आती है चमड़ी में। जब वो नींबू रस पीते हैं, लेमन का जूस पीते हैं, तो थोड़े दिन वो बंद हो जाता है, फिर दोबारा चालू हो जाती है। तो यहाँ उनको क्या करना है, सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करना है, एनिमा रेगुलर लेना है, दोपहर तक फास्टिंग करना है, दोपहर से शाम तक कच्चे फल पे रहना है, और रात को एक टाइम पकाया खाना है। उनके शरीर में जब तक कचरा है, वो कचरा निकल न जाए तब तक ये समस्या उसकी चालू रहेगी। खुजली आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। तो ये आपका शरीर का पूरा कचरा न निकले तब तक आपको समस्या या दिक्कत रहेगी। तो कृपया आप इसको चालू रखें सिस्टम को। आपने अभी उसमें आपकी उम्र नहीं बताई है मुझे, आपका वजन नहीं बताया है, सिस्टम चालू करने कितने टाइम से आप कर रहे हो वो भी नहीं बताया है। तो जो लोग मुझे क्वेश्चन भेजते हैं वो थोड़ा हिस्ट्री बता दे कि उनकी उम्र क्या है, वजन कितना है, पुरानी बीमारी क्या थी, उसके साथ साथ वो कितने दिन से एनडीएस कर रहे हैं, और एनडीएस करने के बाद उसको क्या फ़ायदा हुआ और कौन सा नहीं हुआ है, उसके बारे में बताएंगे तो हम ज़रा अच्छी तरह उसको आपको उसका जवाब दे पाएंगे। तो सब साधक को मेरी विनंती है कि थोड़ा आप अच्छी तरह मुझे क्वेश्चन डिटेल में भेजोगे तो उसके ऊपर मैं अच्छी तरह बता पाऊँगा। तो ये भाई को कब प्रकृति है, तो पहले तो उसको रॉ फूड में भी एक बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा पके हुए मीठे फल कम खाने हैं। हाँ, वो पतले हैं, दुबले हैं, वजन नॉर्मल से कम है, तो वो कफ न करे इसी तरह का कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि उनको वजन कम करना नहीं है तो कच्चे के साथ वो सूखे नाश्ते जैसे भुने चने हैं, खाखरा है, ममरा है, ऐसा थोड़ा खाए जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है लेकिन वो कफ में कन्वर्ट नहीं होता। आप मीठे फल खाओगे और ज़्यादा पके हुए फल खाओगे तो वो तुरंत कफ बनाएगा। तो जो कफ प्रकृति वाले हैं उसको मैं एडवाइस करूँगा कि वो लोग थोड़ी कसरत या एक्सरसाइज करना रखे, योगा करना रखे। योगा करने से कफ की प्रकृति कम होती है, शरीर में मेहनत होती है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। हाँ, वर्कआउट करते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो वो कफ को कम करता है। ज़्यादातर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जिनको शारीरिक श्रम नहीं रहता है पूरे दिन में, उन लोगों को कफ की समस्याएं रहती है, ये हमने देखा है। तो ऐसे लोगों को कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा थोड़ा एक्सरसाइज या मेहनत वाला काम करना चाहिए, तो उसकी कफ प्रकृति कम होगी। तो खाने में उनको परहेज ये रखनी है, पके हुए ज़्यादा मीठे फल कम खाने हैं। और आपका शरीर का कचरा जो शरीर में से देखो यहाँ खुजली क्यों आ रही है, क्योंकि आपने जो खाया है जो शरीर में ऑलरेडी पहुंच चुका है, आंतों से खून में पहुंच गया है और आपके शरीर में कहीं भी स्टॉक है, चाहे खून में घूमता हो या शरीर में कहीं भी स्टॉक पड़ा है, वो कचरा जब निकलता है वो या तो यूरिन से बाहर ना निकालना पड़ता है या तो पसीने से निकालना पड़ता है, और वहीं से नहीं निकलता है तो फिर वो खुजली की तौर पे या दूसरी सोराइसिस या दूसरी कोई भी
तरह से वो शरीर से बाहर निकलता है, या तो जुकाम भी करता है या तो बुखार भी लाता है। तो ये शरीर का कचरा जो है उसका निकलने का जो रास्ता है वही हमारे शरीर की बीमारी की कारण होते हैं, और वो अलग अलग होती है। किसी को कचरा खुंजली के तौर पे निकलता है, किसी को कफ बन जाता है, जुकाम आ जाता है, सर्दी बन जाता है, किसी को बुखार के रूप में निकलता है, किसी को दूसरी और समस्या के रूप में निकलता है। तो ये कचरा निकलना चाहिए। कचरा जितना खुराक जाता है शरीर में वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए। कचरा लंबा टाइम रुकना नहीं चाहिए, और जो बिना काम का है वो शरीर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो ये शरीर खुद काम करती है, लेकिन हमारा खान पीन, हमारा खाने का तरीका शरीर को जो जरूरी है खाना नहीं देते हैं। ये इसके हिसाब से ये शरीर में कचरे बढ़ जाते हैं और वही बीमारी लाते हैं। दूसरा एक प्रश्न है, राजेश भाई, 1.25 साल के छोटे बच्चे को करमिया मतलब ये कीड़े, आंतों में कीड़े हैं, तो उनका उपचार क्या करना है? तो जो 2 साल के बच्चे हैं उसके आंतों में कीड़े पड़ गए हैं, तो ये जो कीड़े हैं गुजराती में उसको करमिया बोलते हैं। तो ये करमिया का खाना जो है वो क्या है? तो डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, दूध, दूसरा पकाया हुआ खुराक, ये दोनों करमिया के खुराक है, कीड़े का खुराक है। इसको खाना बंद करो, खिलाना बंद करो, अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा दो, पकाया खुराक उसको बंद करवा दो, और हो सके तो जो पपीता आता है उसका पत्ता मीडियम साइज का लाना है, उसका चौथे भाग का पत्ता लेना है, चौथे भाग का। हाँ, छोटा सा पपीता का पत्ते का टुकड़ा इतना, उसको क्रश करो और वो उसको पिला दो। 2-3 दिन आप एक एक इतना इतना पत्ते का जूस निकाल के उसको आधी चम्मच पिला दो, तो वो करमिया अपने आप शरीर से मर जाएंगे और बाहर भी निकल जाएंगे। खाना देते रहोगे तब तक वो रहेंगे। हाँ, हमारा जो आंतों की गंदगी का जो वीडियो हमारे YouTube पे पड़ा है, उसमें एक वीडियो में ये आंतों की कीड़ों वाला बताए, वो पेशेंट 49 इयर्स का था, 50 साल की आसपास की उसकी उम्र है, फिर भी उसके आंतों में कीड़े थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों के आंतों में ही होते हैं, बड़े लोगों के आंतों में भी कीड़े होते हैं। तो हम खाना जो खिलाते हैं उसे तो वो जिंदा रहते हैं। तो ये खुराक चेंज करवा लो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक भाई ने पूछा है, साहब अगर हम सुबह सुबह में वमन करते हैं तो ये फास्टिंग टूट नहीं जाएगा? तो नहीं, आप वमन कर रहे हो मतलब आपके स्टमक की सफाई कर रहे हो, इससे फास्टिंग टूटने की बात कहाँ आई? फास्टिंग का मतलब ही है शरीर की सफाई। जो क्रिया करने से आपके शरीर में से कचरा बाहर निकलता हो, तो सारे क्रिया फास्टिंग के टाइम करने चाहिए। और मैं तो तब तक बोलता हूँ कि आप सुबह से दोपहर तक फास्टिंग नहीं कर पाते हो और आप खट्टे फल का जूस पियो, जैसे कि नींबू पानी पियो आप, तो नींबू पानी खट्टा है, वो शरीर में नहीं ताकत देते हैं नहीं न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब खुराक तो है ही नहीं, और उसका काम है सफाई का काम। तो आप नींबू पानी पियो, शरीर में सफाई काम होगा, कचरा निकलेगा। तो ये कचरा निकालने का काम हो रहा है, तो वो वन टाइप ऑफ फास्टिंग ही है, फास्टिंग का ही कर्म है। ये नवरात्रि नींबू पानी पे क्यों करवाते हैं? कहते हैं उपवास, पीते हो नींबू पानी, फिर भी उसकी व्याख्या आती है उपवास की। तो यही उपवास की तो काम ही है। उपवास की व्याख्या में ये सब क्रियाएं आ जाती है। आप बस्ती लिया करो, एनिमा लिया करो, उपवास करो, खट्टे फल का रस पिया करो,
हाँ, पूरी जिंदगी तीनों टाइम कच्चा खाते हैं, पकाया खाते हैं, और ये उपवास के दिन आप फलाहार करो तो वो भी तो उपवास ही है। तो फल का काम क्या है? ज्यादातर खट्टे फल क्या करते हैं? शरीर में से कचरा निकालने का, सफाई काम करने का। तो ये फास्टिंग आपका टूटेगा नहीं, आप चिंता मत करो। सुबह में वमन भी किया करो, और दोपहर तक आप उपवास नहीं रख पाते हो तो नींबू पानी भी पी सकते हो, खट्टे फल खा सकते हैं। और हमारे यहाँ शरीर सफाई के लिए अलग अलग चीजें हैं। एक तो है हृदय अमृत टॉनिक। जो टॉनिक जो है वो पूरा आपके शरीर में जो खून घूम रहा है उसकी सारी जो रास्ते हैं, सारे रास्ते हैं खून को घूमने के, उसको क्लींस करने का काम करते हैं, ब्लॉकेज को निकालता है। तो वो सुबह में आप पी सकते हो। आप एप्पल साइडर विनेगर सुबह में पी सकते हो, 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में, 1 ग्लास पानी में। क्यों? क्योंकि वो सफाई काम करता है, क्लींजिंग काम करता है। और हिमालयन बेरी वो भी आपके शरीर के कचरे को निकालने का काम करता है, तो वो भी आप ले सकते हो। सुबह में वो टाइम सफाई का ही है, सफाई के लिए सारी चीजें आप ले सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, आप निर्जला करो तो अच्छा फायदा रहेगा, लेकिन आप नहीं रह पाते हो तो आप खट्टे फल ले सकते हो। फायदा थोड़ा कम मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। दूसरा एक सवाल है, आई एम मनोहर तलरेजा फ्रॉम उल्लासनगर डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र से भाई साहब है। मेरे एक रिश्तेदार को, उनकी उम्र है 71 साल और औरत है, अभी पिछले 5 दिनों से हल्का सा पैरालिसिस का असर हुआ है। पैरालिसिस का असर हुआ है, कृपया कोई सलाह दे। सिर्फ राइट साइड का हाथ और पैर में थोड़ी सी ताकत कम दिखाई देती है। डॉक्टर का कहना है ब्रेन में क्लॉटेज हो गया है। पेशेंट काफी, बाकी बात करने में और समझने में नॉर्मल है, चलने में हाथ पकड़कर चलाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जिसको पैरालिसिस हुआ है, मतलब लकवा पड़ा है, लकवा तभी पड़ता है जब हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक तभी आती है जब आपका खून जाड़ा थिक बन जाता है, पतला नहीं रहता है, जाड़ा बन जाता है, आपके खून की नलिकाओं में ब्लॉकेज हो जाता है, तभी ये बीपी का स्ट्रोक आता है, इसके अलावा नहीं आता है। तो आप शुरू से ही, पहले से ही बीपी के बीमार है, बीमारी थी, तभी ये हमला होता है लकवे का। तो ये पैरालिसिस तभी होती है जब बीपी बढ़ जाती है अचानक और मगज के अंदर क्लॉटिंग हो जाता है। फिर तो मगज के अंदर जो बीपी के कारण वहाँ जो खून निकल जाता है, फिर उसके जो गड्ढे बन जाते हैं, वो फिर पैरालिसिस करते हैं। वो जो मगज का वो भाग है वो काम करना छोड़ देता है, मगज का जो कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर रहना चाहिए वो कम हो जाता है। तो आपको 2 काम करने हैं, आपके खून के रास्ते साफ करने हैं, और आपका जो अंदर ब्लॉकिंग क्लोटिंग हो चुका है, गड्ढे हो चुके हैं खून के, उसको भी पिघालना है, उसको भी निकालना है। तो जो पैरालिसिस के पेशेंट है उनको 100% रॉ फूड के ऊपर रखने के लिए मैं बोलता हूँ, 100%। अच्छा, उनकी उम्र 71 साल है, 70 से ज्यादा उम्र है, तो उसको रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा काम चलता है तो उसको जल्दी रिकवरी आने के चांस है। तो उनको क्या करना है, एनीमा हो सके तो दिलवाना है। सुबह से दोपहर का जो फास्टिंग है उस टाइम हमारे यहाँ हृदय अमृत टॉनिक होता है, वो क्या करेगी, उनके खून के अंदर जो जो ब्लॉकेज है नलियों में, जहाँ जहाँ रास्ते बंद हो चुके हैं, उसको खोल के दे देगा। तो खून अच्छी तरह घूमना चालू हो जाएगा, मगज में भी खून अच्छी तरह पहुंच पाएगा, तो ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। दूसरा, उनको साथ में हिमालयन बेरी लेना है,
जो अंदर जो मगज के अंदर जो क्लॉटिंग हो चुका है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के धीरे धीरे सफाई काम करेगा। तो सुबह सुबह में वो 2 चीज लिया करे, एक तो 2 चम्मच हृदय अमृत टॉनिक वो सुबह में ले ले, दोपहर को भी ले और शाम को भी ले, 3 टाइम ये लेना है। और हिमालयन बेरी जो है उसको सुबह में एक आधे ग्लास के अंदर 2 चम्मच सुबह में लेनी है और रात को सोने के टाइम 2 चम्मच लेनी है। पूरा दिन कच्चे पे रहना है, सुबह से दोपहर तक कुछ खाना नहीं है। सुबह में हृदय अमृत टॉनिक ले लो और हिमालयन बेरी के बीच में 1 घंटे का फासला रखना है, जगह छोड़नी है, फिर वो लेना है। एक तुरंत हृदय अमृत टॉनिक लिया और साथ साथ में हिमालयन बेरी साथ साथ में नहीं लेनी, 1 घंटा तो जाने देना है। तो पहले उठो तुरंत हिमालयन बेरी ले लो, फिर 1 घंटे के बाद ये हृदय अमृत टॉनिक ले लो 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में, तो उनकी अंदर सफाई हो जाएगी। दोपहर से शाम तक वो जो खा रहे हैं उसमें मैं बोलूँगा सबसे ज्यादा हरी पत्ती का खुराक, सबसे ज्यादा मतलब आधा खुराक हरी पत्ती का, आधा बाकी सब। मान लो वो पूरे दिन में 2 लीटर जूस पीते हैं, 2 लीटर, तो 1 लीटर हरी पत्ती वाला होना चाहिए और 1 लीटर में सारे फ्रूट है, सलाद है, सब्जी है, जो भी खाना है वो दूसरा 1 लीटर में, और 1 लीटर में ये हरी पत्ती। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती न्यूट्रिशन और हरा रंग जो हमारा खून नया बनाएगा वो अंदर मेंटेनेंस के लिए अच्छा काम करेगा। और साथ में जो चेता हो, हमारी चेता जो पैरालिसिस पेशेंट की क्या होती है, मगज से ऑर्डर यहाँ हाथ तक नहीं आते हैं, तो बीच में चेताओं का ब्रेक हो चुका है, तो उनको साथ साथ में हमारे यहाँ मोरिंगा और चिया सीड का एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल आता है, उसको लिया करे, साथ में 2 गोली वो भी लिया करे। तो ये पूरी सिस्टम, सुबह में एनिमा, सुबह में उठ के हिमालयन बेरी, फिर हृदय अमृत टॉनिक, दोपहर तक फास्टिंग, दोपहर से शाम तक हरे पत्ते का और फल के रस के ऊपर ही रहना है, उसको पकाया छोड़ देना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देना है। और साथ में मोरिंगा और चिया सीड की जो एक्सट्रैक्ट है वो माइंड के जो चेताओं का जो कहीं कहीं डैमेज है तो उसको भी वो ठीक करने का काम करेगा। तो ये इतना डाइट करने से धीरे धीरे उसको फायदा मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा, वो पहले से पतली है, दुबली पतली है पेशेंट, मोटी है तो कोई प्रश्न नहीं है, तो वजन कम होता जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन पहले से दुबली पतली है, मैंने देखा है ज्यादातर जिसको हार्ट अटैक आता है वो ऐसे भी पतले होते हैं। ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो पतले लोग ही मिलते हैं, तो उनको पतले हैं तो उनको सूखे नाश्ते कच्चे के साथ देने हैं, भुने हुए चने हैं, खाखरा है, ममरा है, थोड़ा थोड़ा, अशक्ति ना आए इसके लिए, और साथ में ये ट्रीटमेंट चालू रखनी है। और मोटे है, वजनदार है, तो उसको तो ये देना जरूरी नहीं है। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखो, और हो सके तो जो जिसको ये प्रॉब्लम है वो मुझे 2:30 से लेके 4 के बीच में फ़ोन करे, पहले टाइम ले ले व्हाट्सएप करके और फ़ोन करे, ठीक है? तो दोबारा मैं उनको बढ़िया तरीके से वो पूरा डाइट समझा दूंगा। तो आज लंबा हो चुका है और कल दोबारा हम मिलेंगे। लास्ट में हमारा जो दूसरा यूट्यूब का चैनल है फूड विथ लाइफ का, जिसमें हम अच्छी अच्छी विविध वानगियाँ, टेस्टी टेस्टी रॉ फूड में से बनाई हुई चीज़ें रेसिपी वहाँ देते हैं, तो वो वीडियो भी आप देखना भूलिए मत। और कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।